हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स शो विद एके सर में। अब क्विक रिकैप। पिछली क्लास में हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं और हमने स्नेल्स लॉ की बात की थी। ठीक है, और हमने बोला था साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन इक्वल टू वी वन बाय वी टू। जहाँ म्यू टू म्यू वन को मैंने डिफाइन किया था कि म्यू टू वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ लाइट जा रही है और म्यू वन वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ से लाइट आ रही है। इसके बाद हमने देखा था कि लाइट कैसे बैंड होती है रिफ्रैक्टेड रे फॉर रेयर टू डेंसर मूवमेंट के लिए लाइट रे का, और डेंसर टू रेयर मूवमेंट के लिए। और हमने देखा था कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो लाइट टूवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड होती है, और जब डेंसर से रेयर जाती है तो लाइट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बैंड होती है। आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को और उसमें हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन से क्या क्या हम समराइज कर सकते हैं। हम इसके लिए सबसे पहले रिफ्रैक्शन के या ज्योमेट्री और स्नेल्स लॉ लगा के जो भी सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे और एंड में इसको समराइज करेंगे कि हमारे क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। तो ये जो आप जो देख रहे हैं इमेज, ये ग्लास स्लैब का टॉप व्यू है, मतलब आप इसको ऊपर से देख रहे हैं। तो आपको जो ए बी सी डी जो सरफेस दिख रहा है इसको टॉप सरफेस बोलते हैं। जो आपको साइड से दिख रहा है सरफेस ए बी और सी डी, इसको हम लेटरल सरफेसेस बोलते हैं। इसको हम लेटरल सरफेस या लेटरल फेस बोलते हैं। और जो आपको ये दिख रहे हैं ए डी और बी सी, इसको हम साइड फेस बोलते हैं। ठीक है, अगर मेरी लाइट ए बी पे इंसिडेंट हो रही है, फिर वहाँ से रिफ्रैक्ट होके ए बी पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर अंदर जाएगी रिफ्रैक्ट होके, और फिर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये फिर से सी डी के लिए इंसिडेंट रे बन के वापस रिफ्रैक्शन होगा, सी डी पे सेकेंड रिफ्रैक्शन होगा और फाइनली रे मेरी बाहर आएगी इमर्ज होके। ठीक है, सी डी से। तो जो ये ए डी होता है इसको हम बोलते हैं थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, और इसको हम हमेशा टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं टी से। और जो मेरी ये रे है जो कि यहाँ पे आ रही है ग्लास स्लैब के अंदर, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये तो बहुत ही बेसिक है। रिफ्रैक्ट होने के बाद जो अंदर जो रे जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जो रे बाहर निकली है, इमर्ज आउट हुई है, उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। अब आप देखें कि यहाँ पे दो रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक तो इस सरफेस पे ए बी पे और एक सी डी पे सरफेस रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ए बी पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। सी डी पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आर डैश है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो ई है। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के लिए मैं सबसे पहले बोलूंगा कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेरी ए बी जो है वो पैरेलल होगा मेरा सी डी से। और क्योंकि एन वन और एन टू जो है वो नॉर्मल है मेरे ए बी और सी डी से, एन वन इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड एन टू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ये दोनों लाइन भी क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है और एन वन और एन टू इनसे करस्पॉन्डिंगली परपेंडिकुलर है, मैं बोल सकता हूँ कि एन वन विल बी पैरेलल टू एन टू। ठीक है, तो जो मैं ये एंगल एस ओ टी है और ये एंगल यू ओ डैश वी है, एंगल एस ओ टी है और ये एंगल यू ओ डैश वी है, ये इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे? बहुत ही बेसिक मैथ है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि एन वन जो है वो पैरेलल है एन टू से, तो ये ऑल्टरनेट एंगल इंटीरियर से ये इक्वल होंगे। तो एस ओ टी क्या है मेरा? रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसके लिए फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए, और जो मेरा यू ऑडेश वी है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए, और इसको डिनोट किया मैंने आर और आर डैश से। ठीक है, टर्म्स है, इसको ये तो बस डिनोशन है, इसका मतलब कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है। आर डैश मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं देखूंगा, अगर मैं रिफ्रैक्शन एट सरफेस वन की बात करूं, रिफ्रैक्शन एट ए बी की बात करूं मैं अगर, तो इसके लिए जब मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू, आ कहाँ से रही है? एयर से जा रही है ग्लास स्लैब में, ग्लास स्लैब का म्यू डिवाइडेड बाय एयर, और साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड, जब मैं रिफ्रैक्शन देखूंगा सी डी पे, रिफ्रैक्शन एट सी डी, और इसके लिए मैं जब स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा साइन, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आर डैश, डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? साइन ई, इज इक्वल टू, जा कहाँ रही है? एयर में जा रही है। आ कहाँ से रही है? ग्लास स्लैब से आ रही है।
और मैं लिख सकता हूँ साइन ई बाय साइन ऑफ आर डैश इक्वल टू म्यू। 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ साइन, क्योंकि दोनों म्यू के बराबर है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू साइन ई बाय साइन आर डैश। और आर डैश बराबर है, इसका मतलब साइन आर और साइन आर डैश भी बराबर होंगे और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। सो मैं फाइनल रिजल्ट इज साइन आई इक्वल टू साइन ऑफ ई। और सिंस साइन इक्वल है मतलब एंगल्स भी इक्वल होंगे, और आई कैन से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस। मतलब जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल से लाइट बाहर आ गई, और आई कैन से दैट इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। मतलब अगर लाइट इंसिडेंट नहीं होती तो ये जो मेरी लाइन है जो डैश डैश से रिप्रेजेंट की है इंसिडेंट रे को मैंने ट्रेस किया है, ये मेरी लाइन होती, मेरी कौन सी होती है, ये मेरी लाइन होती है ओरिजिनल रे ऑफ लाइट होती है, इसको मैं L1 बोल देता हूँ। और जो रिफ्रैक्शन की वजह से इमर्ज होकर आ रही है वो L2 है। तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि L1 इज पैरेलल टू L2। इससे मैं क्या बोलूँगा कि जो मेरी रिफ्रैक्टेड इमर्जेंट रे है वो पैरेलल है मेरी ओरिजिनल इंसिडेंट रेस को अगर मैं ट्रेस करता हूँ उससे। और आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है कि ग्लास स्लैब लगाने से कुछ भी नहीं हुआ है, जो मेरी रे है वो पैरेलल ही है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई लेकिन वो शिफ्ट हो गई है। ऐसे कैसे इसको शिफ्ट कर दिया साइडवेज। तो ये जो साइडवेज शिफ्ट हुआ है इसका, ये जो साइडवेज शिफ्ट है इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। और ये लेटरल शिफ्ट होता है, ये पैरेलल प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, जो मैंने यहाँ पे ये टी बताया था। मतलब क्या कि जितना ज़्यादा मेरा ग्लास स्लैब थिक होगा उतना ही मेरा जो इमर्जेंट रे है वो लेटरली शिफ्ट हो जाएगी ओरिजिनल रे से, डायरेक्शन फिर भी पैरेलली रहेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ याद रखनी है इसमें, तो कि जो मेरे एक तो ज्योमेट्री से आपको ये निकालना है, और दूसरा जब आप रिफ्रैक्शन वाले स्नेल्स लॉ लगाएंगे दोनों सरफेस पे तो आप फाइनली आपको पता चलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों सेम है। मतलब जो मेरी इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन में वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वर्ड है लेकिन ये टॉपिक रिफ्रैक्शन का है। तो क्या होता है कि जब मैं रेयर से डेंसर जाता हूँ तो मुझे पता है कि मेरी जो लाइट रे है वो नॉर्मल से नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो रही है। मतलब अगर मैं कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लूँ, मतलब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता हूँ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की मिनिमम वैल्यू तो मैं जीरो ले सकता हूँ, मतलब लाइट नॉर्मल पे ही आ रही है। मैक्सिमम में क्या ले सकता हूँ कि लाइट मेरी एकदम पैरेलल टू द सर्फ इंटरफेस आ रही है। मतलब क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो गया, एग्जैक्टली नहीं बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री। उस केस में भी जो मेरा रिफ्रैक्शन एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 से तो कम ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरी लाइट टूवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड हो रही है। मतलब मैं कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लूँ मेरी लाइट तो रिफ्रैक्ट होकर अंदर जाएगी और टूवर्ड्स दी नॉर्मल ही बैंड होगी। लेकिन अगर ये कौन सा केस है जब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरी लाइट कहाँ जा रही है, रेयरर टू डेंसर, मतलब जो म्यू1 है वो म्यू2 से छोटा है। लेकिन अगर मैं उल्टा केस देखूं, अगर मैं बोलूं म्यू1 म्यू2 से बड़ा है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होगा कि फॉर स्मॉलर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ठीक है। मतलब अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो ठीक है। मतलब मेरा लाइट रिफ्लेक्ट होगी अवे फ्रॉम दी, रिफ्लेक्ट होकर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली जाएगी। पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता रहूँगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मेरा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या कि जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल टू दी इंटरफेस चली जाएगी।
जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता रहूँगा। किस केस में? डेंसर टू रेयर में। ठीक है, एक बार इसको हटा देते, सिर्फ इसको फोकस करते हैं। तो ये जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिस पे मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब अगर मैं इससे ज़्यादा एंगल इस इंसिडेंस को ले जाऊंगा, अगर अब मैं लाइट को इससे आगे ले जाऊंगा, तो अब रिफ्रैक्टेड रे के पास ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी लाइट यूं चली जाएगी, पर अगर मेरी लाइट मीडियम 1 से मीडियम 1 में रह गई तो ये रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्रैक्शन है ही नहीं। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से अगर मैं ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहा हूँ तो मेरा रिफ्रैक्शन बंद हो जाता है। किस केस में? डेंसर टू रेयर केस में। और तब क्या होने लग जाता है? तब रिफ्लेक्शन शुरू होने लग जाता है। मतलब ये जो रे है यहाँ तक, तो ये वाली जो रे है R1, इसको मैं बोल देता हूँ, ये इंसिडेंट रे तक तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये लास्ट इंसिडेंट है जिस पे रिफ्रैक्शन होगा और इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। इसके बाद जब रे 2 आएगी, इसके लिए, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा और मेरी लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और इस लाइट के लिए R2 के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होने लग जाएंगे। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होने लग जाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। डेंसर टू रेयर के केस में क्रिटिकल एंगल वो एंगल है, एंगल ऑफ क्रिटिकल वो एंगल है कि जिससे ज़्यादा अगर मैं कोई एंगल इंसिडेंस लेता हूँ तो मेरी जो रिफ्रैक्शन है वो बंद हो जाती है और मेरा क्या होने लग जाता है? रिफ्लेक्शन शुरू होने लग जाता है। और इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये कि जो मेरी लाइट है वो उसी मीडियम में ट्रैप होकर रह जाती है, वो दूसरे मीडियम को क्रॉस नहीं कर पाती है। मतलब अब देखिए कि लाइट है वो क्रिटिकल एंगल या उससे कम वैल्यू पे तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब मीडियम के बाहर जा पा रही है। लेकिन क्रिटिकल एंगल से जैसे ही मेरी लाइट इंसिडेंट रे मेरी ज़्यादा हो गया, इंसिडेंट रे का एंगल ज़्यादा हो गया, R2 हुआ, तो मेरा लाइट जो है वो ट्रैप हो गई अंदर, वो बाहर नहीं जा पा रही, रिफ्लेक्शन हो गया। और इसको प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मेरी क्रिटिकल एंगल, उसकी वैल्यू क्या होगी? मैं अगर उसको स्नेल्स लॉ लगाऊंगा क्रिटिकल एंगल पे, अगर मैं क्रिटिकल एंगल पे लगाऊंगा स्नेल्स लॉ, तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या है? 90 डिग्री क्रिटिकल एंगल पे, इक्वल टू क्या हो जाएगा? कहाँ जा रहा है? म्यू 2 जा रहा है म्यू 1 से, म्यू 2 बाय म्यू 1। और साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ एंगल क्रिटिकल एंगल इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। और एयर के लिए क्या हो जाएगा? अगर मेरा किसी भी मीडियम से अगर एयर में जा रहा है, मतलब अगर ये मेरा मीडियम है और इससे एयर में जा रहा है, तो मेरा म्यू 2 क्या हो जाएगा? म्यू 2 मेरा 1 हो जाएगा। और इसी को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 1 बाय म्यू 1। अब आप देखिए कि म्यू 1 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मतलब मेरा मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होगा, डेंसर से रेयर में जा रहा हूँ, तो मीडियम मेरा जितना ज़्यादा डेंस होगा, मेरा जो साइन आई की वैल्यू है वो उतनी ही कम होती जाएगी। मतलब क्रिटिकल एंगल मेरा, जितना मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा मीडियम का, डेंसर टू रेयर के केस में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, उतना ही मेरा उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम होगी। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे डायमंड है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो डायमंड के अंदर कोई लाइट रे अगर जा रही है, डायमंड से बाहर निकलने की कोशिश करिए, तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा डायमंड से बाहर लाइट रे को निकलना। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब डायमंड के अंदर ही ट्रैप होकर रह जाएगी। और इसीलिए हम डायमंड में देखते हैं, इसीलिए अगर मैं डायमंड को ड्रॉ करूँ, इसीलिए आप डायमंड में देखते हैं, ये जो मेरा डायमंड होता है उसमें एक बार जब लाइट अंदर चली जाती है तो उससे बाहर नहीं आ पाती है, और फिर बहुत मुश्किल से बहुत सारे लाइट अंदर जाके, अगर लाइट इसमें अंदर जा रही है तो यहाँ पे ये अंदर जाने के बाद, क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल डायमंड के लिए इतना कम होता है, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.4 समथिंग कुछ होता है, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इतनी कम होती है कि ये किसी भी एंगल पे रिफ्लेक्ट ही करती है, इसकी सरफेस रिफ्रैक्ट करती ही नहीं है। तो ये जो लाइट यहाँ पे एक बार अंदर गई, ये अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, फिर समहाउ करके बहुत मेहनत से बेचारी बाहर निकलती है।
और बाहर निकल के जब हमारी आंखों में जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि लाइट डायमंड के अंदर से आ रही है, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स। तो आपको जब डायमंड स्पार्कल करते हुए लगता है, आपको ऐसा लगता है कि लाइट उसके अंदर से आ रही है, वो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स। और सेम चीज़ डेजर्ट में सैंड के साथ भी होती है। क्या होता है, उसको हम बोलते हैं मिराज। तो मिराज क्या होता है, जो में डेजर्ट में सैंड होती है वो सन की वजह से, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है डेजर्ट में, तो जो सैंड होती है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो जो सैंड के जस्ट ऊपर वाली एयर होती है, जो सैंड के जस्ट ऊपर वाली एयर होती है, वो ये वाली जो एयर होती है, लेयर जो फर्स्ट लेयर होता है एयर का, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, इसको हम हॉट एयर बोलते हैं। ये जो लेयर होती है हॉट होता है, और जो उसके भी ऊपर वाली लेयर होती है, जैसे जैसे हम सैंड से फिर दूर जाते जाते हैं तो हवा ठंडी होती रहती है। मतलब जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा तो ये एयर मेरी कूल होगी, मतलब ज़्यादा ठंडी होगी। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कोल्डर एयर का, मतलब जो एयर ठंडी है, कूलर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है हॉट एयर से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कूल एयर का होता है वो ज़्यादा होता है हॉट एयर से। तो जैसे जब ऊपर स्काई होता है, तो स्काई, क्योंकि हमें स्काई ब्लू कलर का दिखता है, वो क्यों ब्लू कलर का दिखता है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो स्काई होता है इससे जो लाइट रेज आ रही होती है, इससे जो लाइट रेज आ रही होती है, बहुत दूर खड़े ऑब्जर्वर को ये जो लाइट रेज है, ये इस मीडियम पे, डेंसर से रेयरर मीडियम पे, ये जो मेरा इंटरफेस है कोल्ड एयर और हॉट एयर के बीच का, इस इंटरफेस पे ये जो रे है ये रिफ्लेक्ट कर जाती है और यहाँ आके मेरी आंखों में आती है, और मेरी आंखों को ऐसा लगता है कि ये रे यहाँ से आ रही है, यहाँ पे कहीं पे, और उसको जो स्काई है उसका इमेज, ब्लू स्काई है उसका इमेज यहाँ पे दिखता है, ब्लू स्काई का इमेज उसको यहाँ पे दिखता है, और उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे पानी है, जबकि वो इमेज होता है किसका, स्काई का। और इसी को हम मिराज बोलते हैं, और इसी को हिंदी में मृग तृष्णा बोलते हैं, और ये फिर लोगों को धोखा होता है, आपको पता होगा इस बारे में, है ना। और ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं ना, उसमें भी यही कंसेप्ट यूज़ होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स में जो वायर होता है उसका जो आउटर क्लैडिंग होती है वो बहुत ही हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल से होती है, तो जब लाइट अंदर एक बार चली जाती है तो उस लाइट उस वायर के बाहर नहीं जा पाती, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो अंदर ही अंदर ट्रैवल करती रहती है। और क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इसलिए उसको हम बहुत ही फास्ट मानते हैं नेटवर्क को। तो यही पूरा कंसेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं दूंगा इसमें कि एनसीईआरटी में मैं देख रहा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मुझे कहीं पर भी दिखा नहीं है, तो शायद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके कोर्स में नहीं है, या है इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है तो मतलब बोर्ड्स में तो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि पहले आपके कोर्स में था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा जस्ट फॉर सेफ्टी, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है ये इस बार के कोर्स क्या चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है। सो आपकी क्लास टीचर मोस्ट प्रोबेबली आपको बता देंगे, पर जस्ट इन केस मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझा दिया है। अगली क्लास में एक अब रिफ्रैक्शन के अंदर एक मेन प्रिज्म रह गया है, जो कि हम आइज़ वाले चैप्टर में जब हम आइज़ के बारे में पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ आइज़ उसके बारे में, तो उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। रेनबो इफेक्ट और लेट सनसेट सनराइज उसके बारे में हम बात जब करेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो दूसरे चैप्टर में है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे वो है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट शुरू करेंगे वो है रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेज, जिसमें हम मिरर के केस में जैसे हमने देखा था वैसे ही हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज के केस में इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, लेंस फॉर्मूला की बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। वो शुरू करने से पहले एक शॉर्ट सेशन लूँगा मैं, जिसमें मैं रिफ्रैक्शन बेसिस पे सिर्फ 2 मीडियम के लिए रिफ्रैक्शन के जो क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रॉबेबली न्यूमेरिकल्स बन के आ सकते हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा। तो उसकी मैं एक शॉर्ट लेक्चर लूँगा, उसके बाद में आपका प्रॉपर रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेज पे आ जाएंगे। और साथ ही साथ अभी तक हमने जितना भी थ्योरी कवर किया रिफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन के साथ एडेड विद द रिफ्रैक्शन अभी तक हमने जितना कवर किया उसके थ्योरी आंसर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में मैंने डाल दिए हैं आपके डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा, मैंने गूगल ड्राइव की लिंक डाल दी है, तो आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हैं थ्योरी आंसर्स। और साथ ही साथ पुराने जितने भी वीडियोस है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। जाने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे, उतनी ही मेहनत से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस आगे भी बनाता रहूँगा। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो प्लीज़ लाइक बटन ठोकने में बिल्कुल भी
कंजूसी मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे डेली वीडियोस के साथ आप अपडेट रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में।